हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ सोनी एंड मैं भी आप लोगों की तरह बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2020 के सारे बैंक एग्ज़ाम्स का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। एंड मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिस ईयर आई हैव क्रैक्ड 4 एग्ज़ाम्स आउट ऑफ 5। मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी एंड ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं हमारे फेलो कैंडिडेट्स को हेल्प कर सकूं। इस ईयर का IBPS कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है एंड आई बिलीव हम सभी ने तैयारी भी शुरू कर दी होगी। बस इसी तैयारी में मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करके आप सभी की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो में मैंने IBPS एग्ज़ाम्स पर फोकस किया है। RRB का पैटर्न अलग होता है, इसलिए आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर इट सून। तो अगर हम बात कर लेते हैं IBPS एग्ज़ाम्स के पैटर्न की, तो यहाँ पे हमारे 3 स्टेजेस जो होते हैं PO एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू। फॉर क्लर्क एग्ज़ाम्स यहाँ पे 2 ही स्टेजेस होते हैं, देयर इज़ नो इंटरव्यू फॉर क्लर्क एग्ज़ाम। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट कह सकते हैं आप जिसे। मेंस के अंदर आपका रीजनिंग आता है, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस एंड आपका जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसमें आपके करंट अफेयर्स और बैंकिंग रिगार्डिंग डाटा पूछा जाता है। इंटरव्यू के बारे में हम अलग से बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। वही चलो अब एक शॉर्ट में इन सारे पैटर्न्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स का पैटर्न देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान देनी है, जो मेरे फ्रेंड्स बिगनर्स हैं यहाँ पे, एक चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान देनी है, जो हम लोगों के बिगनर्स हैं फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए बात है कि बैंक एग्ज़ाम्स में देयर इज़ सेक्शनल टाइमिंग। आपको हर टेस्ट के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे एंड आफ्टर 20 मिनट्स आपका वो टेस्ट लॉक हो जाता है। तो आपको उसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, मॉक्स लगाने हैं ताकि आप विद इन द टाइम इंटरवल अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर सको। मैंने जो एग्ज़ाम एक बार दे दिया, मतलब जो सब्जेक्ट मैंने एक बार दे दिया उसका टाइम आउट हो चुका है, तो मैं दोबारा से उसको नहीं देख सकती और वो अपने ऑर्डर के हिसाब से आएगा, आप ऑर्डर चूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो 3 एग्ज़ाम्स हैं, 20 मिनट्स फॉर ईच एग्ज़ाम्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड देयर इज़ ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। प्लीज़ कोई भी गेस मत करना, क्वेश्चन तुक्के मत लगाना, बिकॉज मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट जब रिज़ल्ट आता है, स्कोर कार्ड आता है, तो उनके मार्क्स उतने नहीं आते, बिकॉज एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कम अटैम्प्ट्स भी लगा रहे हो, अगर एक्यूरेसी के साथ लगा रहे हो, 100% एक्यूरेसी के साथ लगा रहे हो, तो चांसेस हैं कि IBPS आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन भी होता है और दूसरा एक्यूरेसी के भी एक्स्ट्रा मार्क्स IBPS देता है। मैंने जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2019 में, मैंने प्री क्लियर करा था, उस टाइम कट ऑफ मैंने अटैम्प्ट ही करे थे 67 क्वेश्चंस एंड उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे 72.5 मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी का इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है इस एग्ज़ाम पे, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं एंड 35 क्वेश्चंस ईच ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 1 घंटे का आपका पेपर होता है। यहाँ पे प्री लेवल एग्ज़ाम के लिए स्पीड दोस्तों आपकी बहुत मैटर करती है। आपको अपने स्पीड पे काम करना होगा, टाइमर लगा के मॉक्स देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ताकि आप 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। तो टारगेट आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर ले जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर प्री।
इसके बाद मेंस लेवल के अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, एक रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो नाम के लिए हैं बिकॉज कई सालों से ये देखा जा रहा है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के IBPS ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं IBPS PO और क्लर्क के अंदर। RRB में सेपरेट एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर के लिए, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन IBPS PO और क्लर्क में कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको सिर्फ रीजनिंग तैयार करनी है गाइस। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, 60 मिनट्स मिलते हैं। 60 मिनट्स देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट गाइस लिटरली सेइंग जब आप वहाँ पे पेपर देने जाते हो आपको पता भी नहीं लगता कि ये 60 मिनट्स कहाँ चले गए, क्योंकि इतनी लेंथी पजल्स होती है। अगर आपने गलत पजल चूज़ कर ली तो आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। तो मेंस में क्वेश्चंस चूज़ करना अपने आप में एक स्किल होता है, आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है। ये मत करना कि जो क्वेश्चन आया है मैं करना शुरू कर रही हूँ, पहले एक बार पेपर देख लेना। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि यस मैं ये बना सकता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करी है, आप उसी को वहाँ पे करना। प्लीज़ डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स इन योर एग्ज़ाम्स। मैंने कई बच्चों को देखा है जो अलग तरह की पजल आई है एंड वो वहाँ पे पेपर में बनाने लग जाते हैं। बना लोगे पजल आई नो, बट उसमें टाइम ले जाएगा जितना टाइम में आप और कई सारे क्वेश्चन कर सकते थे। इसके अलावा इंग्लिश में अगर बात करें 35 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स का। यहाँ पे भी आपको कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, RCs यहाँ पे आपके ज़्यादा आते हैं। वहीं प्री के अंदर 1 या 2 RC, इससे ज़्यादा आपको RC देखने को नहीं मिलते। मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग के, आपके क्लोज चेस्ट हो गया, फिलर्स हो गए। बट मेंस के अंदर कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो आपको रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा गाइस। इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे आप क्वांट्स बोलते हैं। यहाँ पे आप नाम ही देख रहे हैं कि क्वांट्स की जगह उन्होंने नाम ही लिया है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ से ही आप गेस कर सकते हैं कि जो पेपर आएगा उसमें DI ज़्यादा ही आएगी, नाम ही वही है। तो कई लोग होते हैं जो DI से दूर भागते हैं, बट गाइस अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको DI पे और अर्थमेटिक पे पकड़ बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यही गलती करी थी, मैं इसीलिए आप लोगों के ये सजेस्ट करूँगी प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, DI और अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है डेट इज़ जनरल बैंकिंग अवेयर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आते हैं, 35 मिनट्स मिलते हैं। जब आप PO लेवल का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे आपको एक आधे घंटे का आपका एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, डेट इज़ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक लेटर राइटिंग का और एक एसे राइटिंग का। उसमें भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, 2 और 3 ऑप्शंस मिलते हैं विद इन लेटर और एसे, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो। और वर्ड लिमिट होती है यहाँ पे IBPS में 25 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव होता है, SBI PO के अंदर ये 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। क्लर्क एग्जाम्स में ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं आते। इसके बाद अब हम पैटर्न हमने देख लिया है क्या होता है एग्ज़ाम्स का, तो अभी हम बात करते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में मेरी स्ट्रेटजीज बताऊँगी, इन डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इन डिटेल वीडियोस भी लेकर आऊँगी। स्ट्रेटजी अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करा है, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकैबलरी। कॉम्प्रीहेंशन में आपके RCs वगैरह आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, प्री में मैंने आपको बताया, एंड मेंस में तो आपके RCs ही 50 to 70% पेपर आपका RCs ही आता है। इसके अलावा ग्रामर इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि RC करते वक्त भी एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाते वक्त भी आपको ग्रामर रूल्स पता होंगे, तभी आप बना पाओगे। एंड वोकैब, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, मेरी पर्सनल आपको ये सजेशन रहेगी कि आप एडिटोरियल ज़रूर रीड कीजिए। एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि जब आप रीडिंग करोगे, एक तो
जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है मेंस के अंदर तो बहुत लेंथी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो जब आप रीडिंग करोगे तो एक आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को समझ पाओगे। दूसरी चीज़, आपको वहाँ से न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे, आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा। एंड आप जब ग्रामर रूल्स पढ़ते हो एंड जब आप रीडिंग करते हो न्यूज़पेपर से, आप उसी रूल्स को जब स्पॉट करते हो तो आपको वो रूल्स जल्दी याद होते हैं। तो रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करती है। जब मुझे तैयारी करते हुए अप्रॉक्स 1 साल हो गया था, उसके बाद मैंने ग्रामर रूल्स नहीं पढ़े हैं, उसके बाद मैंने सिर्फ रीडिंग करी है और क्विज़ेस लगाए हैं। तो रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लीज़ इसको रेगुलर कीजिएगा। हाँ, कई सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है और वो इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना, स्पेशली द हिंदू पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स भी कई बार होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, इंग्लिश आपके लिए न्यू है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें, बुक्स रीड करना शुरू करें, मैगज़ीन्स वगैरह, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें, ताकि रीडिंग आपकी एक हैबिट में आ जाए। जब आपको एक हैबिट बन जाएगी, फिर आपके लिए एडिटोरियल पे शिफ्ट करना कंपैरेटिवली ईजी रहेगा देन द अर्लियर। और एक चीज़ है, पहले आप कुछ भी रीड करो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम्स जब नियर बाय हैं तो आपने एडिटोरियल पे फोकस करना है उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारे वो कैप्स के वर्ड्स और कई सारे ऐसे रीसेंट टॉपिक के पैसेज मिल जाते हैं जो आपको आगे मेंस में भी हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्टिव में, एंड आपके इंटरव्यू में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको इंटरव्यू में अपना ओपिनियन रखना होता है तो एडिटोरियल के थ्रू आप वो चीज़ पढ़ पाते, आप जान पाते हो हर तरह के ओपिनियंस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इसके अलावा ग्रामर के लिए आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। जैसे आज मैंने अगर नाउन स्टार्ट करा है तो मैं नाउन के सारे रूल्स पढ़ूंगी बुक से, अपने लिए एक नोट्स तैयार करूंगी एंड 2-3 डेज़ जितने भी मैं अच्छे से नाउन्स के सारे रूल्स की प्रैक्टिस करूंगी, उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। आप बुक्स यूज़ कर सकते हो, मैंने नीतू सिंह की केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह की बुक यूज़ करी थी। आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। यहाँ मैंने रिकमेंडेशन दी है नीतू सिंह की और एसपी बख्शी की। आप कोई और भी बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने सारे रूल्स वहाँ से पढ़ने हैं और आपने जो उसके पीछे बैक क्विज़ेज़ होती हैं उनको टॉपिक वाइज ज़रूर करना है। एक बार जब आप ग्रामर के सारे रूल पढ़ लेते हो, आप अपने शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लो उस बुक से। दैट नोट इज़ इनफ फॉर योर होल लाइफ, बिकॉज जब आप आगे चल के आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करनी है और अपना इंग्लिश के क्विज़ेस लगाते जाने हैं, क्योंकि जब आप क्विज़ लगाते हो तो आप जब सॉल्यूशन चेक करोगे, उसे एनालाइज करोगे, तो सॉल्यूशन के अंदर वहाँ पे वो लोग मिस्टेक के साथ आपकी करेक्शन बताते हैं कि ये रूल था, इस रूल की वजह से ये गलती हुई है। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ग्रामर की, एंड ऑब्वियसली आप ग्रामर के कितने भी रूल रट लो, लेकिन आप इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे जितना ये प्रैक्टिस करके कर पाओगे। कोई गलती जो चीज़, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीज़ हम गलत करते हैं वो हमें जल्दी याद होती है। इंग्लिश और जो आपका नेक्स्ट है आपका जर्नल अवेयरनेस, ये दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को 1 आवर ईच भी दे सकते हो, और आप अगर शिफ्ट करना चाहो तो 30 मिनट्स ईच, या आप अपने हिसाब से, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। 1 आवर इज़ इनफ फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स, 1 आवर ईच फॉर दीज टू सब्जेक्ट। 2 घंटे के अंदर आपका सुबह जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश हो जाना चाहिए। आप सुबह उठो, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आप सबसे पहले इन दोनों को ख़त्म कर लो, ताकि जो भी आपका रिमेनिंग डे बचा आप उसे अपने मेंस के, आप क्वांट और रीजनिंग को प्रैक्टिस करने पे कंज्यूम कर सको, अच्छे से उसको प्लान कर सको।
आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो विथ मिनिमम टाइम। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो पूरे पूरे दिन जीके पढ़ते रहते हैं, पूरे पूरे दिन इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसे इतना टाइम दे दोगे तो फिर वो स्कोरिंग नहीं रहेगा ना, क्योंकि आप जब इतना टाइम लगा रहे हो, जो मेन जहाँ से आपको टाइम लगाना चाहिए था वहाँ आप टाइम नहीं दे पाओगे। एंड ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स स्पेशली जीके वगैरह, तो मैं जब ट्रैवलिंग करती थी बस वगैरह में तो मैं उसमें रिवाइज़ कर लेती थी, उसमें ही हो जाता था। तो आप ये आराम से कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में भी आपके बैंकिंग के अंदर मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस। जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है उनमें ये 3 चीज़ें आती हैं, बट अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए तो आपका 70-80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, और बाकी जो आपका 10-20% का कंट्रीब्यूशन है वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस से आता है। एंड बैंकिंग और अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस भी आपको रीसेंट से ही जनरली वो पूछते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस आपको एक बार फिर भी पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बट स्टैटिक में आप साथ साथ भी तैयारी कर लोगे तो आपका हो जाएगा। कि जैसे मान लो वो स्टैटिक में पूछ रहे हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये देखने को जो पास्ट टेंस है उससे ये देखने को मिला, वो जो नेशनल पार्क पूछते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता है, या वो स्टेट न्यूज़ में रहता है जिस स्टेट का नेशनल पार्क है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हो तो आपको अलग से स्टैटिक अवेयरनेस के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ये बोलूँगी कि आप करंट अफेयर्स ज़रूर रीड करो। 2 सोर्सेज आपको इसके लिए रखने हैं। मैंने यहाँ सजेशन भी दिया, अफेयर्स क्लाउड, अड्डा 247, स्टडी IQ। अब ये 2 सोर्सेज आप चाहो तो दोनों PDF सोर्सेज रख सकते हो। अगर आपको टर्म्स वगैरह ऑलरेडी पता है, आप नोन टू हो उस चीज़ के, तो आप PDF से रेफ़र कर सको, उससे आप टाइम बचा पाओगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी आप टर्म्स वगैरह ज़्यादा जानते नहीं हो इकोनॉमिक की, बैंकिंग की, या कौन सा टॉपिक ज़्यादा आपका आता है, तो आई सजेस्ट कि आप एक वीडियो सोर्स रखो और एक अपना PDF सोर्स रखो। आप वीडियो सोर्स में यूट्यूब पे सुबह 7-8 बजे बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे आपका अड्डा 247 है, आपका ऑलिव बोर्ड है, कई सारे चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड की वीडियोस अपलोड करते हैं। जो भी टीचर का आपको अच्छा लगे आप उनका देख सकते हैं। और PDF के लिए मैं सजेस्ट करूँगी अफेयर्स क्लाउड, अड्डा 247 या स्टडी IQ, आप यहाँ से पढ़ें। इसके अलावा जो आपका वीकेंड्स होता है, सैटरडे संडे, इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दें। जैसे अगर आप 1 घंटा रेगुलर देते हो रोज़ का जनरल अवेयर्स का, तो वीकेंड पे आप 1.5 घंटा दे दीजिए। उस 1.5 घंटे में सैटरडे को जैसे मैंने वीकली करंट अफेयर्स कर लिए और संडे को मैंने मंथली रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। कई कई लोगों को हैंड रिटन नोट्स की आदत होती है, याद हो जाता है, मुझे भी आदत थी। कुछ जैसे डेट्स वगैरह होती हैं या पर्सन के नेम होते हैं वो जल्दी से याद नहीं होते, तो उसको मैं लिख के याद करती थी। वो पर्सन टू पर्सन है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने रोज़ करंट अफेयर्स करना है। ये मत सोचिएगा कि जो करंट अफेयर्स है वो मेंस में आएगा तो प्री देने के बाद हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी थी, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक ही दिन में हमारे पास 25-30 न्यूज़ होती हैं, और हमें जब तैयारी करनी होती है मेंस में, तो हम मान के चलते हैं कि प्रीवियस 6 मंथ्स का जो है डाटा हमसे पूछा जाएगा। कई बार उससे पहले का भी पूछ लेते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 6 महीने का डाटा करना है। एक दिन की अगर हम कम से कम भी 20 न्यूज़ मान के चले तो हमारी 1 महीने की ही इतनी न्यूज़ हो जाती है, फिर 6 महीने का इतना सारा डाटा, और आपको टाइम कितना मिलेगा? 10 से 15 दिन। तो आपको बहुत ही ज़्यादा
कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और यहाँ पे जनरल अवेयर्स में एक ही चीज़ है आपकी रीडिंग और रिवीजन। आपको रिवीजन ही इसमें आगे लेकर जाएगा, तो आपको ध्यान देना होगा, शुरू से ही इसको करना होगा। और एक चीज़ आप ज़रूर करेंगे, आप करंट अफेयर्स की क्विज़ेस लगाएंगे ताकि आपने जो पढ़ा आप उसे रिवाइज कर सको। एंड मेरा जनरली ये रहता था कि अगर मैं एक सोर्स से पढ़ रही हूँ तो मैं किसी दूसरे सोर्स से क्विज़ लगाऊंगी। जैसे अगर मैंने आज अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा है न्यूज़, तो मैं प्रैक्टिस मॉक से क्विज़ लगा रही हूँ, या मैं अड्डा 247 की करंट अफेयर्स की क्विज़ दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब आप एक ही सोर्स से पढ़ते हैं तो उन्होंने जो न्यूज़ दी है वो उसी का क्विज़ बनाएंगे और आपके माइंड में होगा। लेकिन जब आप दूसरे सोर्स पे दोगे तो अगर कोई न्यूज़ उस सोर्स पे नहीं भी आई थी तो उसकी न्यूज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ ओवरऑल आपका जनरल अवेयरनेस तैयार हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं इस चैनल पे भी वीडियोस लाऊंगी, और आपको कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिस पे से आप रेफ़र कर सकते हो और बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिर्फ दिमाग का खेल है। एक बार प्रैक्टिस मांगता है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ से मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है। मैंने प्री में इसमें 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर किया हुआ है, और मैं अकेली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में स्कोर कर जाते हैं। तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं बात करूँ बिगिनर्स की, मैंने रीजनिंग के लिए ऐसा कोई बुक यूज़ नहीं करी थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स भी रिकमेंड करती जाऊँगी। बिगिनर्स की बात करें तो रीजनिंग में कुछ मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, देन हमारे पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं। मिसलिनियस टॉपिक में जैसे आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, आपका अल्फ़ा न्यूमरिक, ऐसे टॉपिक्स। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप, देर आर सो मैनी वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब जहाँ से आप स्टार्टिंग से, शुरुआत से कैसे बनते हैं क्वेश्चंस वो देख सकते हैं। एक बार आप कई सारी वीडियोज़ देखें ताकि आपका टॉपिक तैयार हो जाए। फिर हर टॉपिक के मिनिमम 100 क्वेश्चन ज़रूर लगा लें, ठीक है। आपको उसके लिए कई सारे, आप गूगल पे डालोगे क्वेश्चंस फॉर बैंक, जैसे मैंने मान लो आज मैंने करा है कोडिंग डिकोडिंग, तो मैं गूगल पे डालूँगी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, कई सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। 100 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं आपने। जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने उन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, अगर आप एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसको बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्पीड बनानी है आपने यहाँ पे। तो आपने जितने भी आप टॉपिक करते जा रहे हो उनके 10 क्वेश्चन आपने डेली बेसिस पे करना है। जैसे मान लो आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग तैयार कर लिया, कल मैं अल्फ़ा न्यूमरिक स्टार्ट करूँगी, तो मैं कल अल्फ़ा न्यूमरिक करने से पहले 10 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पहले कर लूँगी, फिर मैं अल्फ़ा न्यूमरिक पे आऊँगी। इस तरीके से जब आपके सारे टॉपिक हो जाएँ तो रोज़ आपने कम से कम 10 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाने हैं। इसके अलावा आपने पज़ल्स, 5 पज़ल और 5 सिटिंग अरेंजमेंट प्री लेवल की डेली बेसिस पे लगानी है। अब बिगिनर्स के लिए 5 बड़ा नंबर हो जाता है, लेकिन जब आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस करें तो 5 बहुत आराम से बन जाती है। तो आप धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाइएगा, ज़्यादा 5 से 6, 6 से 7 अपना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज़ कीजिएगा, लेकिन कम से कम 5 आपको बनाने हैं। अब बिगिनर्स कैसे करेंगे? बिगिनर्स ने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप 1-2 वीडियोस देखो टीचर की, देखो बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीयूष सर हैं आपके, और आपके राधे सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं। आप इनके वीडियोस देख सकते हैं कि ये पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 1-2 बार आप वीडियोस देखो, उनका तरीका देखो। उसके बाद जब आप 1-2 बार देख लो तो आप जब
क्वेश्चन आए तो उस वीडियो को वहीं पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले खुद बनाओ, टाइम देख के कि मैंने इस टाइम पे शुरू करा और मैंने इतने मिनट में ये क्वेश्चन बनाया। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके बाद आप उस टीचर की वीडियो देखो कि उन्होंने क्या अप्रोच यूज़ करा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इस तरीके से जब आप नए नए अप्रोच सीखोगे और उन्हें अप्लाई करोगे तभी आप पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई डाई हार्ड रूल नहीं होता पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पे बस आपकी मेंटल एबिलिटी है कि आप कैसे उनके साथ वेरिएबल्स के साथ खेल पाते हो। इसके साथ साथ ये तो प्री लेवल की पज़ल्स हो गई। जब एक बार आप प्री लेवल करने लग जाओ तो आपने रेगुलरली 2 मेंस लेवल की पज़ल ज़रूर लगानी है। मेंस की तैयारी भी अभी से करनी है। प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा कि प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप जब तक प्री और मेंस साथ में नहीं दोगे तो आपका निकलना एग्ज़ाम क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक प्री का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी उसका लेवल मेंस से तो एटलीस्ट ईज़ी ही है, उसके लिए आपने 4-5 महीने तैयारी करी, तब आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हो। और मेंस के लिए वो आपको 15 टू 20 डेज़ देते हैं बस। 15 टू 20 डेज़ में एक हाई लेवल का एग्ज़ाम जिसके आगे चल के नंबर जुड़ने वाले हैं। प्री के तो नंबर भी नहीं जुड़ने, वो तो क्वालिफाइंग है। यहाँ मेंस में आपके नंबर जुड़ने वाले आगे फाइनल कट ऑफ के लिए, और उसकी तैयारी आप 15-20 दिन में आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो प्लीज़ आप पहले ही प्री और मेंस की तैयारी साथ में कीजिएगा। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है ना, उसके बाद पूरा फोकस प्री पे लगा दीजिएगा। फिर मेंस के क्वेश्चन उस टाइम मत हटाना, क्योंकि वहाँ पे अब आपके पास कम टाइम रह गया, आपको प्री की तैयारी करनी है, स्पीड बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मेंस लेवल की पज़ल रेगुलर बेसिस पे करनी है। इन सब के आपको पीडीएफ आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं करी थी, फिर भी मेरी रेगुलर प्रैक्टिस मैंने यही फॉलो करा है टाइम टेबल, क्योंकि बहुत सारा आपके पास डाटा अवेलेबल है आज के दौर में, तो आप उसका यूज़ कीजिए। फ्री डाटा अवेलेबल है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक स्पेशली एक वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको कई सारे फ्री सोर्सेज बता दूँगी जहाँ से आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइमर बेस्ड रीजनिंग क्विज़ देनी है, ताकि आप देख सको कि आप पर्टिकुलर टाइम में अपने क्विज़ कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बुक्स में से मैंने यहाँ रिकमेंड कर दी है। आप ऑलीवुड की पज़ल मेन्यू यूज़ कर सकते हो पज़ल्स के लिए, और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो और आप चाह रहे हो कि मैं रीजनिंग बुक से तैयार करूँ तो आप RS अग्रवाल यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स से न्यूमेरिकल एबिलिटी से घबराते हैं, लेकिन मैं भी घबराती थी, लेकिन आज के टाइम में मेरे को न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा मार्क्स गेन होने लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिस चाहिए बस, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ बिगिनर्स की, तो यहाँ पे आपके 4 टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन के लिए, उसे तैयार करना आपको बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बिगनर्स को तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन उठाया, आप सिंप्लीफिकेशन की बहुत सारी वीडियोस देख डालो यूट्यूब से, ताकि आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएं। और आपको पहले टेबल्स, परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स, ये सब चीज़ें तो तैयार करनी ही है, वो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगी। उसके बाद आपने ये सब चीज़ें करनी है। सिंप्लीफिकेशंस जैसे आपने उठाया, आपने एक दिन 2 दिन आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, कई सारे आपको ट्रिक्स पता लगे, आप नोट करते गए उन ट्रिक्स को, ठीक है। उसके बाद आपने कम से कम 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाने हैं। चाहो तो एक ही सिटिंग में, एक ही दिन में जैसे 100 क्वेश्चन लगा दो। अगर नहीं होता है, आप एक दिन में 50, एक दिन में 50 करके लगा दो। 2 दिन में हो जाने चाहिए आपके 100 क्वेश्चन।
जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए इसी तरीके से आप सारे टॉपिक ये कवर कर लो, ये चारों टॉपिक, और उसके बाद इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं। बच्चे गलती यही करते हैं कि स्टार्टिंग में ये टॉपिक तैयार कर लिया और उसके बाद हम इसको भूल जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, बट यही हमारे नंबर स्पीड स्लो कर देता है, और यही ऐसी चीज़ है जहाँ से आप स्पीड बढ़ा के नंबर गेन कर सकते हो। तो आपने इनके रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रोज़, 10 मिसिंग नंबर सीरीज़ के, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के और 10 क्वाड्रेटिक के डेली बेसिस पे। इसके बाद आपका DI। तो जो DI है, प्री लेवल का जो DI बात करूँ तो प्री लेवल का DI काफ़ी ज़्यादा इजी आता है। ये आपका बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड DIs होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपको बस बार ग्राफ्स वगैरह दे रखा है या पाई चार्ट दे रखा है, आपको उसको समझ के बनाना है। आपको बार ग्राफ्स दे रखे हैं, पाई चार्ट दे रखे हैं, आपको उसको समझ के अपना डाटा इंटरप्रिटेशन बनाना है। बहुत ही इजी होता है। तो आपने कम से कम 5 सेट प्री लेवल के DI के डेली लगाने हैं। धीरे धीरे आपका खुद ही स्पीड बढ़ती जाएगी और आप ज़्यादा सेट्स लगाने लगोगे विद इन स्पेसिफाइड टाइम, पर आपको ये डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना होगा। और 2 मीन्स लेवल की DI ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है रोज़, चाहे उसमें आपको टाइम लगे। पहले मीन्स लेवल का करने में, चाहे आप पजल कर रहे हो चाहे आप DI कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए उसको समझने में। लेकिन धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत इजी होती जाएंगी, आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगी ये चीज़ें। और मेंस लेवल की अगर DI की बात करूँ तो 2 तरह की DI आती हैं यहाँ पे। एक आपका कैलकुलेशन बेस्ड और दूसरा आपका अर्थमेटिक बेस्ड। कैलकुलेशन वाली जो आती है, फिर वो कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन देते हैं। और अगर अर्थमेटिक बेस्ड आ गई तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक टॉपिक्स आने ज़रूरी हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मैंसुरेशन। जो टॉपिक्स बच्चे सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं, मैंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, देखा गया कि मेंस में बहुत बार उनकी DIs आई हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अर्थमेटिक नहीं सीख पाओगे तो आप मेंस लेवल की DI नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बाकी सब तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, वो बोलते हैं मेरे से अर्थमेटिक नहीं होगा, मैं ये टॉपिक करे बिना क्लियर कर लूँगा। प्री तो क्लियर हो जाएगा, बट जब मेंस आएगा तो मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड वी ऑल नो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका हर साल प्री क्लियर होता है बट मेंस नहीं होता। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, बस इन्हीं चीज़ को सुधारना है। तो आपने अर्थमेटिक को तैयार करना है। अर्थमेटिक को तैयार करने के लिए आप एटलीस्ट 30 क्वेश्चन डेली करोगे टॉपिक वाइज। जैसे मान लो आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक उठाया, अगर मैंने स्टार्टिंग में उठाया, मुझे उसकी पहले से कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं पहले 2 दिन उसके अच्छे से यूट्यूब से वीडियोस देखूंगी। अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ कर रखा है या अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से आपको बेसिक्स पता लग जाएंगे, तो आपको यूट्यूब से ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज़ नहीं कर रहे हो कोई, या कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, आपको बेसिक्स लेवल से भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एजुकेटर्स हैं जो डालते हैं। तो आपने स्टार्ट करना है टॉपिक वाइज। 2 दिन 3 दिन आप वीडियोस देखो और उसके बाद आप बुक से बनाना शुरू करो क्वेश्चंस। सबसे पहले जो मैं बुक रिकमेंड करूँगी वो है एस क्वांट बाय बैंकर्स अड्डा। आप इसके सारे क्वेश्चंस बनाओ। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, तीनों लेवल्स के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। 30 क्वेश्चंस कम से कम आपको एक दिन के बनाने हैं। धीरे धीरे आपकी स्पीड खुद ही बढ़ेगी, आप ज़्यादा क्वेश्चन भी बना पाओगे। और आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, जब से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया तो ये नहीं है कि अब मैं सारे टॉपिक करने के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे दोबारा रिटर्न होंगे। तब तक तो मैं भूल जाऊँगी मैंने वहाँ पे क्या पढ़ा था। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आपने एक टॉपिक कर लिया है तो आप थोड़े टाइम बाद उसको ज़रूर उसके रिपीट क्वेश्चंस करोगे। कुछ चुने हुए क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में याद आ जाए कि उसमें टॉपिक में क्या क्या था। मैंने यहाँ पे भी बुक्स रिकमेंड कर दी है। जब आप स्टार्टिंग बिगनर लेवल पे कर रहे हो तो आप एस क्वांट यूज़ कर सकते हो बैंकर्स अड्डा की,
और जब आप मेंस लेवल के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्वांटम कैट यूज़ कर सकते हो सर्वेश कुमार वर्मा की। डीआई के लिए अरुण शर्मा भी बेस्ट है, तो आप इनसे तैयारी कर सकते हो। अब ये तो हो गया आपके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन में आपका साथ देगी, डेट इज़ मॉक टेस्ट। देखो हम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम टॉपिक समझ रहे हैं, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे बैंक का तो क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, तब तक हम अपने आप को उस चीज़ में ढाल नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सोर्स से मॉक टेस्ट लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और मॉक टेस्ट भी देने का एक तरीका होता है, मैं इसे डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मॉक टेस्ट देते वक्त आपको ये नहीं करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मॉक टेस्ट तो दे दिया, स्कोर देख लिया कि भाई कम है या ज़्यादा है, लेकिन मेरी गलतियाँ कहाँ हुई वो चेक ही नहीं करा, एनालिसिस नहीं करा। जब तक आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देने हैं, चाहे अभी आपने प्रिपरेशन शुरू करी हो। अगर मैंने आज से प्रिपरेशन शुरू करी है मैं तब भी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूँगी, तब मैं वीकली बेसिस पे देना शुरू करो। धीरे धीरे आप अपने मॉक टेस्ट का जो नंबर है उसे इंक्रीज़ करते जाओ। आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से पेपर आएगा और आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है, क्योंकि जब आपको दिखेंगे कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरी मेहनत रंग ला रही है। और यही कॉन्फिडेंस आपको पेपर में चाहिए होता है। अभी आपको पूरी डट के मेहनत करनी है कि ये आपका आखिरी मौका है, इस साल पेपर निकाल लिया तो निकाल लिया, वरना आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब पेपर में जाके पेपर देने जा रहे हो तो इस माइंडसेट से जाओ कि जो होगा देखा जाएगा। टेंशन लेके कभी भी पेपर में नहीं बैठना है, और वही अप्रोच आपने मॉक टेस्ट में भी रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट रिकमेंड कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट के, लेकिन ये कुछ मॉक टेस्ट है जो मैंने अपनी स्टडीज़ के थ्रू दिए थे, स्टडीज़ के टाइम पे दिए थे। जैसे अड्डा 247 का आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक, टेस्ट जोन, ग्रेड अप और ऑलिव बोर्ड। इसके अलावा अनअकैडमी के भी अच्छे आते हैं टेस्ट सीरीज़, तो आप इन टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, जैसे भी आपको जो भी सूट करे। आप सब में एक एक फ्री टेस्ट तो अवेलेबल होता ही है, आप देख सकते हो उनका इंटरफेस, उनका टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद आप परचेज़ कीजिएगा। एंड में मैं यही बोलूँगी, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। सब कुछ हो सकता है, आप बस तैयारी कीजिए, आपका बैंक एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। हो सकता है इस साल के बैंक एग्ज़ाम में आपके हाथ में नौकरी हो। बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेहनत करते जाइए। कोरोना का हाल है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन प्लीज़ अपने माइंड में ये मत लाइएगा कि लॉकडाउन है तो हम अपनी तैयारी कम कर देंगे। आपको अपनी तैयारी और ज़्यादा बढ़ानी है, पॉजिटिव रहते हुए पेपरों की तैयारी कीजिए। इस साल आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूँ।